एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज आप यहाँ पर आ ही गए हो तो आपको अपना एजेंडा भी पता होना चाहिए, यानी टारगेट पता होना चाहिए। आप क्यों आए हो, क्या क्या सीखोगे, क्या आपको आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पर। तो बेसिकली हम लोग आज करने वाले हैं वन शॉट ऑफ क्लास 8 का चैप्टर LOC यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट की वेटेज इसका रहता है आपके एग्जाम्स में। वन शॉट के थ्रू आपको अगर बढ़िया रिविजन करना है तो बस आप बिल्कुल सही जगह आ गए हो। अगर आप ये लास्ट तक रुक करके पूरा लेक्चर देखते हो तो आपको मिलेगा एक तो रिवीजन यानी फुल चैप्टर का रिवीजन, देन आपके क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट्स। हम सीखेंगे कुछ चीजें जैसे बैलेंसिंग इक्वेशन, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इन सब चीजों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे एंड हम बेसिक चीजें समझेंगे जैसे व्हाट आर दी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड जो आप ऑलरेडी ECM यानी एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स में पढ़ चुके हो। तो हम लोग इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। बेसिकली दिस इज वन शॉट एंड यहाँ पर आप न केवल पूरा का पूरा लेक्चर कवर करोगे, मतलब पूरा चैप्टर कवर करोगे थ्रू दिस लेक्चर, इसके अलावा आप देखने वाले हो कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे बनते हैं और कहां से बनते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लेक्चर में रहती है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। LOC यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, यानी ये चैप्टर हमें सिखाता है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। और इंट्रोडक्शन में बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं रहता जैसा आपका बुक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है, वैसा वाला नहीं होता। इसमें होती हैं कुछ हटकर चीजें। जैसे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में बेटा आपको पढ़ने के लिए मिलता है जो आप आगे चल करके पढ़ने वाले, जैसे केमिकल रिएक्शंस में आपको रिएक्शंस पढ़नी होंगी तो आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखते हैं, उसकी बैलेंसिंग के बारे में सीखते हैं। आपको आगे चल करके बहुत सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे। आप खुद से रिएक्शंस में देखा करोगे H2SO4 लिखा हुआ है, AgNO3 लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप तभी पढ़ पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आप LOC में यानी लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझते हुए चलोगे। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात आई है तो सिंबल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद वैलेंसी आती है कि आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा आपको समझ में आना चाहिए जो कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देख रखा है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीजों पे बात करेंगे, धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे और एक बेस बनाएंगे आगे के चैप्टर के लिए। आगे चैप्टर आपके केमिकल रिएक्शन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन, इन सभी का अगर अच्छा एक बढ़िया एक अच्छे से कॉन्सेप्ट तैयार करना है आपको तो आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज कि केमिस्ट्री क्या होती है। आप सभी जानते हो कि जो केमिस्ट्री होती है हमारी साइंस की एक ब्रांच है जो कि एक अपने में यूनिक ब्रांच है। और केमिस्ट्री में आप चीजों के बारे में सीखते हैं, सब्सटेंसेस या मटेरियल्स के बारे में सीखते हैं। मटेरियल्स आपको पता है मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स आर दोज जिनमें भाई कुछ वही जो हम एक मैटर के लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं कि अ मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मटेरियल्स भी क्या होते हैं, वही होते हैं। मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे वो शाइनी होते हैं, वो डल होते हैं, या उनमें सोनोरस होते हैं, वो उनमें डक्टालिटी होती है, उनमें मैलिएबिलिटी होती है। ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं यानी वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक होते हैं, है ना, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मटेरियल्स के बारे में हम काफी कुछ केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करते हैं। कोई भी जो सब्सटेंस है वो कैसे केमिकल चेंज में जाता है, कैसे केमिकल चेंज करके कुछ न्यू फॉर्म करता है, कैसे एक इक्वेशन बनती है, कैसे एक रिएक्शन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल चीज़ों के बारे में बात करें हम, जहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल जो आपके हाउस होल्ड के सामान बनते हैं, हर जगह पर हर एक फील्ड में लाइफ के हर एक आस्पेक्ट में अगर आप देखें तो केमिस्ट्री का यूज है। एंड दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस क्या है, जिसमें कॉम्बिनेशन मिलता है आपको बायोलॉजी का, आपको केमिस्ट्री का, आपको फिजिक्स का। ठीक है, तो अब फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्या है ये तो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में हमें काफी कुछ आइडिया आज लेना है। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री एक मैटर की स्टडी है। बेसिकली मैटर क्या है, मैटर एलिमेंट है, मैटर कंपाउंड है, मैटर मिक्सचर्स है। तो इनकी स्टडी आप जब करते हो और उनके कॉम्बिनेशन में जब कुछ वो व्हेन दे आर केमिकली कंबाइंड एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, तो उनके बारे में जब आप सीखते हो तो एक्चुअल में आप मैटर की ही स्टडी कर रहे हो। तो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, स्टडी ऑफ मैटर एक्चुअली एंड द सब्सटेंसेज इट इज मेड ऑफ, जिससे ये मिलकर के बना हुआ है, यानी किन चीजों से, इनका कॉम्पोजिशन आप समझते हो किन चीजों से ये मिलकर के बना हुआ है ना। एंड हाउ दो सब्सटेंसेज इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सब्सटेंसेज आपस में कैसे इंटरेक्ट करते होंगे, है ना, उनके बारे में आप एक बेसिक आइडिया लेते हैं। तो
बहुत सारी चीजें हैं, आप लाइफ के हर एक, मैंने बोला ना, हर एक एरिया में जाकर के केमिस्ट्री को समझ पाते हो। तो देयर आर सम एग्जांपल्स, जैसे अगर आप मेडिसिन एंड ड्रग्स की बात करो, आप क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की बात करो, आप फ्यूल एंड एनर्जी की बात कर लीजिए, आप फूड एंड कुकिंग की बात कर लो, आप प्लास्टिक एंड मटेरियल के बारे में समझ लो, ये सारे के सारे हमें केमिस्ट्री के थ्रू ही समझने में आते हैं। केमिस्ट्री इन सभी में यूज हुई है, केमिस्ट्री का ही यहाँ पर काम है। विदाउट केमिस्ट्री दे आर नॉट इवन एग्जिस्ट। ओके, सो ये तो बात हो गई हमारी केमिस्ट्री की बेसिक सी चीज की। आपको एक आइडिया मिला होगा केमिस्ट्री अपने में क्या ओजी चीज है, यानी क्या प्रो चीज है, यानी आप ऐसे ही एवं ही नहीं पढ़ रहे हो। आगे चल करके यू सॉरी, अगर आप बनना चाहते हो केमिस्ट, अगर आप बनना चाहते हो साइंटिस्ट, अगर आप करना चाहते हो कुछ हटकर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप लेना चाहते हो कुछ बेसिक नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री की, तो वो यहीं से शुरू हो जाती है आपकी, और टिल 12th क्लास तक रहती है, जिसमें आप बेसिक स्टडी करते हो केमिस्ट्री की। अब बात चलती है व्हाट इज एन एलिमेंट। अब क्योंकि मैटर की बात हो रही है बेटा, मैटर क्या है, मैटर अपने मैटर का क्लासिफिकेशन आप देखते हो, तो आप इस तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आप ECM चैप्टर में देख चुके हो। तो मैटर जो है, मैटर दो तरीके से क्लासीफाई होता था, है ना, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगी प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिसको आप मिक्सचर्स भी बोलते थे। तो ये होते क्या थे, ये उनके कॉम्पोजिशन यानी मैटर के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते थे। अब प्योर सब्सटेंसेस जो होते थे वो हमारे एलिमेंट्स होते थे, वो हमारे कंपाउंड्स होते थे, और जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते थे वो हमारे मिक्सचर्स होते थे, होमोजेनियस मिक्सचर्स, एंड वो हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स हुआ करते थे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये क्लासिफिकेशन ऐसे ही आपको नहीं पढ़ाया गया था। तो जैसे आप अगर मैटर की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंसेस में आपको दो चीजें एलिमेंट एंड कंपाउंड पढ़ने को मिलती हैं। आइए चलिए उन्हीं का ही आइडियाज हम ले लेते हैं। तो एलिमेंट क्या थे, आपने पहले भी पढ़ा था जब आप ECM यानी एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो एलिमेंट्स क्या थे, एलिमेंट्स थे, आप खुद से पूछो, आप रटने के लिए मत पढ़ो, आप ये मत समझो कि आज मुझे ये रिवीजन करना है तो मुझे फिर से एलिमेंट की रट्टाफिकेशन करनी पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये समझो ना कि एलिमेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कुछ पॉइंट्स के बारे में कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। एलिमेंट्स क्या, मैटर ही है, मैटर क्या मतलब प्योर सब्सटेंसेस है। एलिमेंट वन टाइप ऑफ एटम से यानी वन टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। और आपने एलिमेंट्स कई सारे होते हैं, प्रेजेंट में 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ नेचुरल है, कुछ मैनमेड है। तो यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें एलिमेंट्स के बारे में सीखी थी। आपने एक और बात सीखी थी कि एलिमेंट्स को कभी भी हम सिंपलर फॉर्म में, उससे ज्यादा सिंपलर फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकते, वरना मतलब वो खुद ही अपने में एक सिंपलर फॉर्म है। एलिमेंट खुद में एक अपने में सिंपलर फॉर्म है, बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्म है ना। तो और आपने सीखा था कि अगर हम कोई भी फिजिकल या केमिकल मेथड लगा दे तो अभी भी हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। आपने एक और बात सीखी थी कि एलिमेंट में प्रेजेंट जो एलिमेंट में प्रेजेंट जो एटम है वो एक ही जैसे होते हैं और उसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास में आयरन का बना हुआ कोई पीस, टुकड़ा है, कोई भी चीज हो सकती है, वो रॉड हो सकती है, तो उस आयरन के एलिमेंट में, वो एक प्योर एलिमेंट है आयरन, उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही एटम्स मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एटम्स मिलेंगे आयरन के ही, यानी वो एटम्स शो करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। बट अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा यानी कॉपर मेटल ले लें, तो यहाँ पर कॉपर जो कि खुद एक एलिमेंट है, मेटल बोला जाता है, मेटल में क्लासिफाई करते हैं इसको, तो इसके जो एलिमेंट, इसके जो एटम्स होंगे, कॉपर एटम्स होंगे, वो इनसे काफी डिफरेंट होंगे। मतलब कॉपर की अपनी अलग प्रॉपर्टी होती है, आयरन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। तो अपने में तो वो खुद में देखा जाए तो सेम अपने फॉर दैट एलिमेंट द एटम ऑफ दैट एलिमेंट इज आइडेंटिकल, बट और प्रॉपर्टी भी शो करते हैं सेम, बट दूसरे के लिए तो चेंज होंगे ना। ठीक है, तो चलो बस यही मैं समझा रही थी। तो ये हमने एलिमेंट के बारे में पॉइंट्स पढ़े थे। अब मैंने तुम्हें यहाँ पर पता क्यों दिखाया, मैं ये तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि बेटा जब भी तुम पढ़ो, जब भी तुम अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, अगर तुम सच में मेहनत से अपने नंबर लाना चाहते हो, मार्क्स लाना चाहते हो, क्लास 8 में जो कुछ भी हुआ 6, 7 में भूल जाओ, क्लास 8 में तुम्हें बढ़िया करना है। अगर तुम ये करना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ अपने तरीके को हटकर यानी कुछ तरीके को बदलना पड़ेगा। जो पहले करते आए थे वो गलतियां फिर नहीं करनी होंगी। यानी जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ते हो, आप उसके कीवर्ड्स को जोड़ो, कीवर्ड्स को निकालो। आपने क्या पढ़ा था वो कीवर्ड्स, क्योंकि हम वो नहीं है, लाइक जैसे चिट्टी नहीं है, रोबोट मूवी देखी थी जो बस पेजेस पलटे और सब कुछ याद हो जाए। तभी हम मजाक बनाते हैं पढ़ाई का कि यार ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होता, मीम्स बनते हैं, है ना। लेकिन वो क्यों है, वो हंसी तो आती है हमें, लेकिन एक्चुअल में आप पढ़ाई का तरीका ही गलत कर रहे हैं। तो पढ़ाई का तरीका होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि उसको फन वे में लो ना, उसके कीवर्ड्स निकालो। आपको सारा याद नहीं करना है, कीवर्ड से सेंटेंस पूरा बन जाएगा। आपको सेंटेंस बनाना तो आता ही है, ओवरऑल आप ICSE के स्टूडेंट हो तो आपके लिए और आसान है। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आपके एग्जाम हॉल में एक बात चलती है, कानों में आती है कि यार कोई
एक मेरा दोस्त या कोई भी एक सेंटेंस बस शुरुआत की चीज बता दे, पूरा सेंटेंस याद आ जाए, वो आपको खुद के लिए मेहनत करके जानी पड़ेगी, आपको खुद के लिए कीवर्ड्स निकाल करके जाना पड़ेगा, पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो व्हाट इज एन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन आती है, कंपाउंड की डेफिनेशन आ सकती है। तो यहां पर देखते हैं क्या हमने पढ़ा, उसी का ही रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने पढ़ा एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस है मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, यानी वन टाइप ऑफ एटम मिलता है। यहाँ पे ईच एलिमेंट हैज अ केमिकल सिंबल, सभी का एक केमिकल सिंबल होता है, यानी कि आप Fe कॉपर, कॉपर का देखोगे, वो गोल्ड का देखोगे, Ag का देखोगे, हर एक एलिमेंट का एक अपना कॉपर अपना प्रॉपर सिंबल है। ऑफन टेकन फ्रॉम इट्स इंग्लिश और लैटिन वर्ड, ज्यादातर ये जो सिंबल और जो नेम लिए जाते हैं वो उनके इंग्लिश नेम, जो सिंबल लिए जाते हैं वो उनके इंग्लिश नेम या उनके लैटिन नेम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ नेट्रियम, तो नेट्रियम किसका है, कोई बताएगा? लैटिन वर्ड है ये नेट्रियम, और नेट्रियम से ही मैंने निकाला, मतलब मैंने नहीं निकाला, नेट्रियम से ही साइंटिस्ट ने एक वर्ड निकाला जिसे Na कहते हैं और इसको सोडियम बोलते हैं। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये है तरीका, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट ऑफ एग्जाम्पल्स किसके, सिंबल्स के, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सभी के अपने एक प्रॉपर टाइप का क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सभी का अपना एक सिंबल है, सभी का अपना एक तरीका है। अब जैसे अगर मैं कहूँ सोडियम, तो सोडियम यहाँ पर Na से रिप्रेजेंट हो रहा है, सोडियम यहाँ पर Na से रिप्रेजेंट हो रहा है, और अगर आप नाइट्रोजन देखेंगे तो N से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो दोनों में अगर हम देखें तो दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी देखने को मिल जाती अगर हमने यहाँ पर सोडियम का सिंबल नाइट्रियम से ना लिया होता, Na ना लिया होता, ठीक है। और नाइट्रोजन का भी हम N ले रहे हैं, तो मेरी बात समझ रहे हो, नाइट्रियम जब ले रहे हैं तो Na ले रहे हैं, N नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो हमें देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी वैसा एक सिंबल है। जैसे कैल्शियम में भी C आता है, कार्बन में भी C आता है, लेकिन कार्बन के लिए हम C लिखते हैं, कैल्शियम के लिए Ca लिखते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। और अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आपको बतानी है कि जो बर्जीलियस थे साइंटिस्ट हमारे, एक बर्जीलियस जिनका नाम था, बर्जीलियस ने ही ये जो सिंबल्स हैं, मॉडर्न सिंबल्स हैं, वो हमें ला करके दिए, और आज हमारे लिए काम इतना आसान हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा था, चलो आओ कीवर्ड साथ में निकालते हैं, ठीक है। ये वन शॉट आपको तैयार कर रहा है, आपको खुद के लिए तैयार कर रहा है। आइए चलिए, तो कंपाउंड का क्या, कंपाउंड के लिए आप क्या कीवर्ड्स निकालते? कंपाउंड्स क्या होते थे मैम? प्योर सब्सटेंसेस, तो ये भी होते थे। इसके बाद में ये वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं, हम लोगों ने यही कहा था, मॉलिक्यूल से, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं। इसके बाद में आपने देखा था कि ये जो कंपाउंड होते हैं वो केमिकल मेथड से तोड़े जा सकते हैं, यानी ब्रेक किए जा सकते हैं, यानी यहाँ पे केमिकल मेथड लग सकता है, तो भाई केमिकल मेथड लगा लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद में हमने और भी बहुत सारी बातें पढ़ी हैं कि क्या जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर तो बनते ही हैं, साथ में केमिकल मेथड से दे कैन ब्रेक। एंड किसी भी कंपाउंड में अगर आप देखोगे तो कंपाउंड दो तरीके से फॉर्म होता है, एक होता है कंपाउंड ऑफ एलिमेंट कंपाउंड ऑफ एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है, जो जैसे अगर हम H2O लिखे तो H2O एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। H2O एक क्या है, मॉलिक्यूल है। H2O एक कंपाउंड का भी नाम है जिसको वाटर कहते हैं। तो दोनों को ही रिप्रेजेंट एक ही तरीके से किया जा रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं बोलूँ आयरन एटम और एक बोलूँ आयरन एलिमेंट, रिप्रेजेंट हम सेम ही करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो हमें ध्यान रखनी है। तो जो कंपाउंड होता है वो दो तरीके से फॉर्म होता है, एक कंपाउंड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दो तरीके, अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ दें तो एक मॉलिक्यूल बनता है बेटा H2, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। और एक है H और H और O, तो H2O बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, H2O। ये क्या हो गया, ये सेम एलिमेंट के ही एटम से मिलकर के, मतलब सेम हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाया गया। ये डिफरेंट एलिमेंट है और मोर देन 2 एलिमेंट है, तो इनसे ये बना है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। आइए चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में। अब आओ चलो ये समझते हैं, ऊपर की कहानी तो समझ में आ गई थी आपको। फिक्स्ड रेशियो का क्या मतलब है? फिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है, बेटा आपने मैथ्स में रेशियोज निकाले होंगे, आपने मैथ्स में रेशियोज पढ़े होंगे, क्या होते हैं जिसको हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं, यही रेशियोज होते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ फिक्स्ड रेशियो किस चीज का होता है, मास का। अगर हम देखें, या मास के अलावा अगर हम उनके नंबर देखें, जैसे
H2O है, ये CO2 है, इनका एक फिक्स रेशियो है कि मुझे पता है कि कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 रहेंगे, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 रहेगा। तो इनका रेशियो क्या है, 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन है। ऐसे ही 1:2 में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन है। ये तो एक वो रेशियो हो गया फिक्स रेशियो में। भाई मास का मतलब क्या है, अगर मास का देखें, मास रेशियो बाई मास, तो रेशियो बाई मास का मतलब ये हुआ कि अगर हम उनके मासेस का रेशियो निकालें तो वो भी फिक्स्ड रहता है। जैसे कि H2O में निकालते हैं तो 1:8 आता है, और CO2 में निकालते हैं तो इसका कुछ अलग आता है। भाई निकाल करके देख सकते हो आप। अगर मैं यहाँ पर निकाल करके देखूं H2O का, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है बेटा 1, ठीक है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। बट हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो हमें 2 × 1 करना पड़ेगा, तो 2:16 आएगा। अब आपको पता है कि कभी भी रेशियो में अगर कोई चीज दी हुई होती है, दैट मीन इस तरीके से अगर दी हुई है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये हो जाता है हमारा 1/8, यानी 1:8, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेशियो बाय मास जो है इनका फिक्स्ड रहता है। ऐसे ही CO2 का होता है, ऐसे ही NaCl का 23 रेशियो 35.5 इस तरीके से रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द रिजल्टिंग कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द ओरिजिनल एलिमेंट। इनके कहने का मतलब भाई सिंपल सा हुआ कि जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड का, यानी जैसे हमारे पास में कार्बन की, जब हमने कार्बन को बर्न करवाया तो ये हमारा CO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो CO2 कंपाउंड फॉर्म हुआ है, दिस इज अ कंपाउंड, तो ये कंपाउंड जो है अपने एलिमेंट से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी रखता है। यानी अगर आप कहेंगे इनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी, तो नहीं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी इस कंपाउंड के प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट से बिल्कुल सेम होगी, नहीं, एलिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग थी, कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंपाउंड, एलिमेंट और बेसिक जो हमारी केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, वो रेडी हो गई। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पॉज लेंगे और ये समझेंगे कि क्या हमारे पास में क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा। एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। दैट इज, आपसे पूछा जाता है, थोड़ा सा एग्जाम फोकस बात कर लें। तो अभी तक तो कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं समझाना चाह रही हूँ कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है। आप सोचते हो डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपसे एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि डिफाइन द टर्म्स कंपाउंड, बी एटम, सी एलिमेंट, इस तरीके से दे देंगे। या फिर वो ऐसे भी दे सकते हैं कि write 3 differences between elements and compound। तो कितना आसान है 3 डिफरेंसेस समझाना अगर आपने टॉपिक को अच्छे से समझ रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी शॉर्ट आंसर्स में, MCQs में, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लाइन दे देंगे, प्रॉपर सेंटेंस, आपकी बुक का सेंटेंस उठकर चला जाएगा। आप अगर पढ़कर नहीं जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको काफी कुछ दे सकते हैं। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वही छोटी छोटी चीजें जो आप इग्नोर कर देते हो, आप भागते हो उस तरफ की भाई लॉन्ग में क्या पूछा जाएगा, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं कंपाउंड के एग्जांपल्स, तो आप जानते ही हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, C6H12O6 हो गया, है ना। ये सभी क्या है? C6H12O6, ये सभी क्या है? दीज ऑल आर दी कंपाउंड। C6H12O6, CaCO3, CaO, ये सभी क्या है? कंपाउंड ही तो है। क्योंकि कंपाउंड कैसे हैं, हम कैसे पहचाने कंपाउंड है? क्योंकि ये बन रहे हैं एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी CaO, CaCO3, एक ही टाइप का मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये फॉर्म हो रहे हैं एटम के कॉम्बिनेशन से, केमिकली दे आर कंबाइंड टुगेदर, है ना, एंड दे फॉर्म दी कंपाउंड। आइए चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स क्या होते हैं? तो आपने अभी सीखा था कि जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें मिक्सचर कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको इम्प्योर सब्सटेंसेस? क्योंकि ये फिक्स्ड नहीं होते हैं, इनका फिक्स्ड रेशियो नहीं होता है, ये किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स रहते हैं। साथ ही साथ इनमें पड़े हुए जितने भी सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में कोई मिक्सचर है, उसमें डले हुए कई सारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स हैं, वो आपस में कभी भी केमिकली कंबाइन नहीं करते। कंपाउंड में क्या था? कंबाइन करके कुछ नया बना रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं उस मिक्सचर में,
ठीक है, तो मिक्सचर जस्ट अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अ मिक्सचर इज मेड व्हेन सब्सटेंसेस आर कंबाइंड फिजिकली विदाउट एनी केमिकल का चेंज। कोई केमिकल चेंज नहीं होता, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, बस फिजिकली मिल गए हैं। दाल में चावल मिल गए हैं, ठीक है, चावल में थोड़ा सा नमक मिला दिया है ना, नमक में थोड़ी शुगर मिला दी, तो ये क्या है, ये आपस में बस मिक्स हो रहे हैं, फिजिकली मिक्स हो रहे हैं, बट इनकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी बनी रहती है। एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है। बच्चे कहते हैं क्यों मैम? क्योंकि एयर एक मिक्सचर इसलिए है क्योंकि इसमें कई सारी गैसेस, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर रहता है। जैसे ऑक्सीजन आपको मिलती है, N2 सबसे ज्यादा मिलती है, उसके बाद में 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर वगैरह वगैरह मिलती है। तो आपको ये समझ में आता है कि भाई सभी गैसेस हैं बट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रही हैं, सभी की अपनी प्रॉपर्टी बनी हुई है, मिक्सचर है, कई सारे कंपोनेंट्स आपस में डले हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं ना, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो कभी पूछा जाए तो ये कौन से होंगे? ये होमोजीनियस होंगे, जिनमें हमें विजिबली दिख ही नहीं रहा है, लेयर नहीं दिख रही है, कंपोनेंट सेपरेट नहीं दिख रहे, बाउंड्रीज नहीं दिख रही उनकी कि वो देखो ऑक्सीजन जा रही है, इतने में ऑक्सीजन है, इतने में नहीं, वो ऐसे मिक्स है कि वी कैन नॉट सी देम, है ना, कि कहाँ पर क्या चीज है। अच्छा, तो ऐसे ही शुगर इन वाटर, सैंड इन सॉल्ट, सैंड इन सॉल्ट, ये सभी क्या है? ये मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है, आसान था ये तो। अब आते हैं केमिकल फॉर्मूला पे। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? जैसे जब मैं लिख रही थी इससे पहले, तो आपने देखा था कि मैंने इस तरीके से एक एग्जाम्पल लिखा था कंपाउंड में, CaCO3। ये क्या लिखा था मैंने? ये एक कंपाउंड था, ये एक फॉर्मूला था उस कंपाउंड का। इसका फुल नाम कैसे लिखते हैं? इसका वर्ड में नेम ऐसे लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो अगर आपको किसी का भी सिंबल पता है, अगर आपको किसी का भी रिप्रेजेंटेशन पता है कि कैसे उसको बनाते हैं, जैसे यहाँ पर दो चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको, आपने ऑलरेडी सीख रखी हैं, रेडिकल आयन ऑलरेडी आप पढ़ करके आए हो। जब कैल्शियम की बात होती है, कैल्शियम क्या है? कैल्शियम तो एक एलिमेंट है ना, और एलिमेंट का सिंबल तो आपने सीखा ही है, ठीक है। लेकिन जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट आपने कभी भी एलिमेंट थोड़ा ना पढ़ा होगा ना। कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट खुद कॉम्बिनेशन है CO3, इस तरीके से लिखते हैं कार्बोनेट। ये एक ग्रुप होता है जो सभी से ऐड होता है तो कार्बोनेट नाम लग जाता है। कार्बोनेट जो होता है इस पर ना चार्ज होता है, यानी ये एक ग्रुप ऑफ एटम है, इसको एक रेडिकल भी बोल सकते हैं, इस पर चार्ज रहता है। तो फिलहाल के लिए इस पर चार्ज कितना रहता है? इस पर नेगेटिव चार्ज रहता है 1, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो कार्बोनेट है, इसको जहां पर भी लगाते हैं ना, उसका एक नाम आ जाता है CO3, ठीक है। तो यही होता है केमिकल कार्बोनेट या केमिकल फॉर्मूला, जिसमें हम अलग अलग चीजों को मिला करके उनका नाम, उनके नाम से केमिकल फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें नाम नहीं याद करना पड़ता है सबका, हमें सबका फॉर्मूला याद हो जाता है, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पर CaCO3 का जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, इसी तरीके से और भी होते हैं। अच्छा, कुछ होते हैं ऐसे, मैं बताती हूँ, कुछ होते हैं ऐसे जिनको आप डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ही याद करना ज्यादा अच्छा है। जैसे अगर मैं लिखूं HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनको आप डायरेक्ट नाम से याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या फॉर्मूला बनाएंगे? सीधा याद करो ना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही आपको वाटर का फॉर्मूला रटा हुआ है, वाटर, H2O, वाटर होता है। तो कुछ तो होते हैं जो हमारे साफ साफ हमें समझ में आते हैं। जैसे CaO है तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ये तो आपको अलग से याद कर लेने चाहिए। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, इसको बेटा बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसे नाम जितने याद हो सकते हैं डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबके कैसे याद करोगे? तो सबके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला चाहिए होता है। तो जैसे कि मेरे पास में एक जैसे मैं फॉर्मूला बनाकर दिखाती हूँ, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, इसको लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपको ऐसा आएगा, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लोराइड। जब ये क्लोरीन में IED क्लोराइड हो जाता है तो ये एक रेडिकल की पहचान है, आयन की पहचान है, यानी Cl नेगेटिव क्या होता है, इसको कहते हैं क्लोराइड, ठीक है। और मैग्नीशियम तो आपको सिंबल पता ही है, तो मैग्नीशियम आपको सिंबल पता ही है।
अब आपको किसी भी केमिकल फॉर्मूला के बनाने के लिए आपको एक तो सिंबल पता होना चाहिए, बार बार मैं सिंबल सिंबल बोल रही हूँ ना इसीलिए, तो आपको दो चीजें चाहिए। एक तो आपको चाहिए सिंबल, आपको पता होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन उसका पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है आज हम पढ़ेंगे भी, और वैलेंसी वैसे क्या होती है आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखी है, ऐसा नहीं है कि आपने वैलेंसी पढ़ी नहीं है। तो आपको 3 तरीके की वैलेंसी याद करनी होगी, ठीक है। एक होता है जो नॉर्मल हमारे सिंबल्स, जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं उनकी क्या वैलेंसी है। एक जो आप आयन या रेडिकल्स पढ़ते हो ना, ये रेडिकल, उनकी आप बैलेंसीज याद करोगे। अब आयन और रेडिकल भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जो कैटायन होते हैं, एक होते हैं जो एनायन होते हैं, ठीक है। यानी एक होते हैं जो एसिड होते हैं, जो एक होते हैं बेसिक रेडिकल। तो उनकी आपको दोनों तरीके की याद करनी पड़ेगी। जैसे ये क्लोराइड जो है वो एक नॉन मेटल है, ये एनायन है, तो इसका आपको याद करना पड़ेगा कि Cl नेगेटिव यानी 1 चार्ज होता है। तो जितना चार्ज उतनी ही वैलेंसी। आयन्स रेडिकल्स को जब याद करोगे तो जितना चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी हो जाता है, ठीक है। और एलिमेंट्स में आपको कैसे वैलेंसी याद करनी है, या तो डायरेक्ट याद करो या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे सबका नहीं याद कर पाते हो आप वैलेंसी, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो, तब आप 8 - रूल लगा करके, जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वो करके लगा सकते हो, ठीक है। तो चलो, तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। अब जैसे मेरे पास में मैग्नीशियम है, मैंने मैग्नीशियम लिखा, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मुझे पता है Cl आएगा यहाँ पर। मुझे पता है कि क्लोराइड में Cl नेगेटिव होता है, मैग्नीशियम Mg होता है जिसमें 2 पॉजिटिव होता है। अगर आपको Mg2 पॉजिटिव नहीं पता तो आपको Mg केवल पता होना चाहिए कि Mg मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। क्यों? क्योंकि 2, 8, 2 12 होता है ना, तो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 1 से लेकर 4 तक तो जितने, अगर हमारे जितने आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी हो जाती है। समझ रहे हो ना, मैं बताती भी चल रही हूँ। तो ये इसकी बैलेंसी हम नीचे लिख देंगे 2, इसकी बैलेंसी हम कितनी होती है 1, तो नीचे लिख देंगे 1, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस मेथड लगा देंगे। क्रिस क्रॉस का मतलब है अदला बदली। तो इसकी वैलेंसी चली गई इसके पास में, Mg हो गया। Mg 1 कभी भी नहीं होता, Mg लिखिए केवल। Cl2 ये बन गया फॉर्मूला। तो ये तो एक बस एग्जाम्पल है सिर्फ मैग्नीशियम क्लोराइड का। ऐसे ही जितने भी फॉर्मूले आएंगे, मैंने अगेन आपको बताया कि कुछ का तो आप डायरेक्ट याद करो ना, सबका नहीं करना होता, कुछ का आप निकाल कर देखेंगे क्योंकि सबका याद भी नहीं होता, ठीक है। चलिए आते हैं, जैसे वाटर है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 कार्बन, ठीक है। अमोनिया है NH3, ठीक है। अमोनिया, अब जैसे अमोनिया है आपको डायरेक्ट याद कर लो ना, NH3 क्या होता है? अमोनिया होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। फॉर्मूला हेल्प केमिस्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इजीली। फॉर्मूला हमें बताता है स्ट्रक्चर क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ में आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि H2O, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है एक ऑक्सीजन के साथ में। तो ये, और ये स्फेरिकल आपको दिखाया जाता है, ये इजी रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे आप समझ पाओ कि एटम कैसे अटैच है। ये बीच में जो आप डंडा देख रहे हो, दिस इज वेरी लोकल लैंग्वेज, डंडा मैं बोल रही हूँ, बट डंडा नहीं होता है, दिस इज केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन 2 स्पीशीज। तो ये 2 स्पीशीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको एक बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स जिसको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं, एंड केमिकल बॉन्ड इज अट्रैक्टिव फोर्स, दैट फोर्स जो दोनों को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? नाउ दिस इज द मेन पॉइंट जो हमें समझना है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, चलिए आइए समझते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने केमिकल फॉर्मूला पढ़ा, तो अब हमारे लिए बहुत इजी है केमिकल रिएक्शन भी समझना। एक बहुत ही छोटी सी, बहुत ही नॉर्मल सी और एक बहुत ही पॉपुलर सी मैं केमिकल रिएक्शन लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ HCl। कितने बच्चों को पता है ये मुझे बताना। और NaOH, ठीक है, NaCl, सॉरी NaOH HCl gives NaCl प्लस H2O। आप मुझे बताना, आपने ये रिएक्शन देखी है क्या? बहुत से बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। NaOH एक बेस होता है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस स्लाइड पर आपको पूरी केमिकल रिएक्शन समझ में आ जाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। ऐसे ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये एक एसिड है। NaCl क्या होता है? एक सॉल्ट होता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये हमारे घरों में भी मिलता है, सोडियम क्लोराइड। ये है हमारा वाटर। चलो इस केमिकल रिएक्शन को थोड़ी और इंफॉर्मेशन देते हैं। ये एक बेस है, याद रखेंगे, आज के बाद तो याद ही रखोगे, ठीक है।
इस रिएक्शन को एसिड खूब मिलेगी देखने को, ये हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट पढ़ा करोगे, जब भी कभी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है। चलिए आइए समझते हैं, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? बिकॉज व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस, तो होता क्या है, फॉर्मेशन होता है एक सॉल्ट का और निकलता है वाटर, तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रल हो गई चीजें। आपके पेट में जब एसिड बन रहा होता है तो होता क्या है कि आप जो है कुछ ऐसा लेकर के जाते हो जो बेसिक एल्कलाइन होता है, जैसे आप काम करें सिर्फ 6 सेकंड में वाली चीजें, तो वो जब आप लेकर के जाते हो तो आपको बड़ा रिलैक्स मिलता है। क्यों? क्योंकि एसिड था, बेस भेजा, न्यूट्रल हो गया। अब चलिए आइए समझते हैं, तो ये जो बेस और एसिड की रिएक्शन है, इसमें क्या हुआ? मैंने बोला ये रिएक्शन हुई। रिएक्शन का क्या मतलब है? व्हेनेवर टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड केमिकली दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस एंड दिस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया अच्छे से? चलिए ठीक है, तो इतना भी हमने समझा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या। अब देखना यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। केमिकल रिएक्शन, मैंने बोला रिएक्शन, तो मैंने बताया कि रिएक्शन क्या मतलब, दो सब्सटेंसेस जब कंबाइन हुए कुछ नया फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आपको एक बात और यहाँ पर याद दिला दूं, आपको पता होगा बेटा कि मैंने आपको बताया था या आपने जहां पर भी पढ़ा हो कि केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं दैट मीन वहां पर क्या हो रहा होता है, एक केमिकल चेंज हुआ होता है। केमिकल चेंज का मतलब क्या होता था, यानी कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म ही तब हुआ जब वहां पे रिएक्शन हुई। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। तो रिएक्शंस हम समझ रहे हैं कि एक होती क्या है और एक केमिकल रिएक्शन आपको ऑल दो समझ में आ गई होगी, लेकिन मैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर की चीजें समझाने वाली हूं। अब जैसे आप मैंने ये रिएक्शन लिखी है और इसी रिएक्शन को मैं रिपीट कर रही हूं आपकी आंखों के सामने, यानी यहां पर क्या लिखूंगी मैं, Na। ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगी Na। ठीक है, NaOH। ठीक है, बीच में एक बॉन्ड दिखा दिया जो अभी पीछे मैं बता रही थी, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों अटैच किससे हैं, फेविकोल का जोड़ नहीं है, ये क्या है, केमिकल बॉन्ड है। और यहां पर क्या करेंगे, HCl, ये इस तरीके से मैंने दिखाया, क्यों दिखा रही हूं वो भी बताऊंगी। यहां पर बेटा NaCl, ठीक है, और यहां पर बेटा H2O। अब देखो H2O को HOH लिखा करोगे, जब आप आगे जाओगे तो काफी बार लिखोगे, अभी तो पहली बार आपने देखा होगा शायद या देख चुके होगे। तो NaOH ये क्या था, एक बेस था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और HCl क्या था, ये एसिड था। दे आर कंबाइनिंग टुगेदर, और अब हो क्या रहा है, एक रिएक्शन होने जा रही है, और एक रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। सबसे पहले जो बॉन्ड था वो ब्रेक होगा। भाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो ये अलग कैसे होंगे, क्योंकि इन्हें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि ये सुटेबल चीज के पास जाएंगे। जैसे कि Na को चाहिए है कि कोई उसे ऐसा मिले जो बढ़िया दोस्त उसका बन करके रहे, यानी NaCl के पास जाएगा और बना लेगा NaCl। ठीक है, एक बॉन्ड बनाएगा। पहले उसने अपना बॉन्ड तोड़ा, इसने अपना ब्रेक किया, यानी ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हमने देखा, रीअरेंजमेंट हुआ, और एक मेकिंग ऑफ बॉन्ड हम देख रहे हैं, यानी बॉन्ड बन रहा है Na और Cl के बीच में, और ये बन गया NaCl। ऐसे ही बेटा ये जब बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो OH का क्या कहना है, ये भी तो एक बेचारा हमारा यहाँ पर था, ये क्या करेगा, ये भी तो अपना दोस्त ढूंढेगा, ये जाएगा H के पास में, यानी OH या HOH के पास आएगा, दोनों आपस में आएंगे और बनाएंगे HOH, यानी कि H2O, दो H, H2 और O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको जस्ट बताया है कि व्हाट इज द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। यहां पर क्या हो रहा है, ब्रेकिंग बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और फिर रीअरेंजमेंट हुआ, और फिर मेकिंग ऑफ बॉन्ड, मेकिंग ऑफ बॉन्ड देखने को मिला। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना कि चल क्या रहा है, ये एक होती है केमिकल रिएक्शन। ये मैंने आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करी जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए कि केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। यानी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं केमिकल बॉन्ड से, वो बॉन्ड ब्रेक होता है एंड देन उनका रीअरेंजमेंट हो रहा है एटम्स का, वो रीअरेंज होकर के एक न्यू बॉन्ड बनाते हैं अदर किसी एटम के साथ में, और न्यू सब्सटेंस तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे हर एक केमिकल रिएक्शन में होता है, उसी को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। चलिए आइए समझते हैं, तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन। अब तुम्हें सब समझ में आ गया है, बस तुम्हें डेफिनेशन यानी तुम्हें समझ लिया, अब तुम्हें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस व्हेन वन और मोर substances change into new substances। कितना इजी वे में लिख दिया। मैं तो इसको कहूंगी कि a chemical reaction is a reaction is a chemical process। आपकी अपनी कोई भी हो सकती है जो आपको बेटर लगे।
केमिकल प्रोसेस, आप ये भी लिख सकते हो। अ केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच reacting substances breaks chemical bond and rearranges together and form new substances by making new bonds। ये मेरी डेफिनेशन है, मैंने यहाँ कहीं से देखा नहीं, कुछ नहीं, मैंने तुम्हें समझाया जो वही लिख दिया, बाय मेकिंग न्यू बॉन्ड्स। तो अब देखो यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो इसके साथ में, मतलब ये लिख दिया, इसके बाद में ये भी लिख दोगे तो बहुत बढ़िया है। या आपके पास में आपको लगता है कि नहीं मेरे पास में इससे बेटर रिएक्शन है, जो मैंने रिएक्शन की डेफिनेशन जो मैंने ऑलरेडी याद कर रखी है, मैम अब ये क्या, तो देखो अगर तुमने याद कर रखी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना, तो तुम्हारा जो मन करे वो लिखो, बस अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, फिर अब आगे आते हैं, लिखा है दिस ऑफन इन्वॉल्व्स हीट, लाइट एंड कलर चेंज, यानी कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट होगा। हीट कह सकते हैं, कोई भी फॉर्म हो सकती है एनर्जी की, चाहे वो लाइट हो, चाहे हीट हो, या कलर का चेंज हो, वो एक कलर चेंज भी दिखाएगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन एनर्जी का वहां पर एब्जॉर्प्शन और रिलीज होना भी देखा जाता है। तो यहाँ पर एनर्जी का टर्म जो है मैंने नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पर कोर केमिकल रिएक्शन समझ ली और उसमें क्या क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है। चलो अब आओ चलो समझते हैं एग्जांपल्स। हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, जैसे ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है बर्न होती है ऑक्सीजन में, सॉरी यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रिएक्शन। हाँ, हाइड्रोजन क्या करता है, बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में और बनाता है H2O, यहाँ पे हीट देते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा वर्ड इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर 2H2O टू 2H2O, इसको बैलेंस नहीं किया, इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। चलो ऐसे ही आपने एक रिएक्शन देखी होगी जिसका नाम होता है मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में काफी सारी हीट भी निकलती है जब हम इसे जलाते हैं, बर्न करते हैं, हीट देते हैं। और यहाँ पर होता क्या है, व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, व्हाइट लाइट निकलती है यहाँ पर, समझ में आ रहा है, व्हाइट लाइट। और आपको ये जो सब्सटेंस है मैग्नीशियम, ये एक मेटल है, ऑक्सीजन एक गैस है, इसके प्रेजेंस में ये काम होता है और मिलता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट इन कलर होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। क्या समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या था। यहाँ पर अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन में तो रिएक्टेंट्स क्या थे भाई, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। वो डेफिनेशन में मैंने लिखा भी था, रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो रिएक्ट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हो गए, और जो रिएक्ट करने के बाद हमें मिला प्रोडक्ट, उनको कहेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत ईजी है। चलो अब आते हैं किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, ये तो डन है। किसी भी रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है, जैसे बैलेंसिंग सबसे पहले क्यों किया जाता है, बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, पहले हम ये समझेंगे। तो आपको पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि, याद आ गया, कि जो भी रिएक्टेंट्स का मास होगा, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब उसके अकॉर्डिंग तो अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड का मास तुम कह रहे हो बराबर होगा राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब वहां पर एटम्स भी कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर मैं मैग्नीशियम लिखती हूँ, मैं O2 लिखती हूँ, और फिर मैंने बोला प्रोडक्ट में MgO बना, तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मैग्नीशियम एक है, लेकिन ऑक्सीजन डिसबैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 लगा देंगे। जब इसमें 2 लगाया तो मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया, तो इसको भी हम 2 कर देंगे, तो अब ये बैलेंस है। तो अब इसका मास हम निकालेंगे तो सेम ही आएगा, यानी हमें लेना ही वैसा पड़ेगा कि जितना हम यहाँ पे रिएक्टेंट ले रहे हैं प्रोडक्ट भी उतना ही बनता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मास भी बराबर हो जाता है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमें बैलेंसिंग की नीड होती है, बैलेंसिंग जरूरी है। अब बैलेंसिंग करते कैसे हैं, सबसे पहले तो आप ये लिख दोगे, a chemical equation must be balanced, meaning the number of atom or of each element must be the same on both sides of the equation. This follows the law of conservation of mass. अब करते क्यों है, ठीक है, तो वो हम समझते हैं, एग्जांपल्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं कि अनबैलेंस ये वाली है, बैलेंस ये वाली है ना। चलो करते क्यों है ये समझ लिया, अब कैसे करते हैं ये समझते हैं। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया है हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको मुझे बताना है। हिट एंड ट्रायल मेथड, या किसको आप कह सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड, या अलग अलग बुक में अलग अलग नाम होता है। एक्चुअल में आपके पास में कोई इक्वेशन लिख देती हूँ मैं, जैसे कि मेरे पास में एक इक्वेशन है जिसका नाम है, जैसे मैंने लिखा Zn, जिंक है, जिंक मेटल है,
यहां से शुरू करते हैं। जिंक मेटल है, जिंक मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं किसी एसिड के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है सपोज, और हम देखते हैं, आपको पता होगा रिएक्शन में क्या होता है। जिंक मेटल जब भी किसी भी मेटल कभी भी किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, लिख लो कहीं पर, ठीक है, जिससे तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाए। तो हर चीज रटनी नहीं होती। जिंक और HCl, तो ये बनाएगा ZnCl2 और H2 गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब मेरा मेन काम ये है कि भैया हम ये देखें कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो अच्छी बात, नहीं है तो करनी पड़ेगी। तो जिंक एक है, जिंक एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन एक है, क्लोरीन दो है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। अभी ये अनबैलेंस्ड है। कैसी है? अनबैलेंस्ड है। तो एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे? एक तो है कि आप डायरेक्ट इसको करना शुरू कर दो, एक है कि आपके पास में जब बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस आएंगी ना तो आपको जरूरत पड़ेगी कि आप क्या करो, एलिमेंट्स लिखो एक तरफ, सारे एलिमेंट्स जो भी प्रेजेंट है किसमें, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनकी बैलेंसिंग करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, ठीक है, डन है। अब आपने क्या करा कि एलिमेंट्स जो है रिएक्टेंट्स में जो भी दिए हुए हैं, रिएक्टेंट्स में एलिमेंट है जिंक, एलिमेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। प्रोडक्ट्स में, अच्छा एक मिनट, हाँ सही तो है ना, एलिमेंट्स किसमें, एक मिनट, इसको हम सही कर देते हैं, टेबल थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स और उनकी बैलेंसिंग करेंगे। एलिमेंट्स कहाँ पर, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो कितने हैं, जिंक है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट ये रहा, जिंक है, एक मिनट, अच्छा, सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, सही तो था, हमारे जो एलिमेंट्स हैं जो भी प्रोडक्ट में, एक मिनट देखो, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब क्या करेंगे, एलिमेंट्स हमने लिख लिए हैं, अब कितने कितने प्रोडक्ट में, कितने कितने रिएक्टेंट में है वो लिख देंगे। इसमें 1 है, इसमें सारे एलिमेंट लिख दिए, अब कितने कितने हैं वो लिखने हैं। तो 1 1, इसमें कितने हैं 1, क्लोरीन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2। अब आप देख लो, आपको बेसिक मैथ्स आती है, आप देखोगे ये तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करवा दोगे। किससे, किससे करवाना चाहिए कि 2 आ जाए, 2 से। किससे करवाना चाहिए 2 से। तो ये हो गया बराबर। तो अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाया है, किसमें करवाया, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। कहाँ पर करवाया है, रिएक्टेंट में, तो करवाओ। हाइड्रोजन और क्लोरीन में आपने 2 से मल्टीप्लाई करवाया, मतलब बेसिकली आपने दोनों से करवाया है, ऑटोमेटिक एक से करवाया तो दूसरे से हो ही गया, ठीक है। तो आपका ये बैलेंस हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा। जिंक अब बराबर है, सारे बराबर हैं, आप देखोगे तो अगर आप चाहो तो वहीं पर ही लिख दो, अगर आप चाहो तो वहां पर ना लिख करके आप क्या करोगे, एक नई रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे कि भाई मैंने क्या किया, जिंक लिखा, मैंने 2HCl कर दिया है, मैंने यहाँ पर ZnCl2 कर दिया है, मैंने यहाँ पर H2 गैस दिखा दी है, ये डाइल्यूट लिख दो, जो जैसा है भैया उससे छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये हमारा हो गया एक रिएक्शन बैलेंस। ऐसे ही आगे आप सेकंड बैलेंस रिएक्शन कर सकते हो, एक और बैलेंस कर सकते हो रिएक्शन, जैसे कि मैं दिखाती हूँ। अगर आपने लिया है आयरन, ये कॉपर ले लो, चलो कॉपर वाली रिएक्शन देखते हैं, कॉपर और यहाँ पर ले लो H2SO4 ले लेते हैं, H2SO4 गिव्स CuSO4, ठीक है, और H2, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अब आप क्या करोगे, सेम देखोगे कि अगर बराबर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे। तो कॉपर 1 सल्फेट SO4, ये तो बराबर ही निकला यार। तो ये ऐसे भी रिएक्शन आपको आएंगी जो पहले से ही इक्वल होंगी। अब चलते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में क्या करना है, थर्ड वाले में देख लेते हैं। हमारे पास आयरन है, आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन, ठीक है। जब हम देखेंगे तो ये आयरन जो है कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाता है, कॉपर का डिपॉजिट अलग मिल जाता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है यार, सारी बैलेंस मिल रही हैं। एक और देखते हैं, हमारे पास में एक रिएक्शन है जिसको कहते हैं क्या बोलेंगे हम इसको, मैग्नीशियम की ले लेते हैं HCl से, मैग्नीशियम की HCl से बनता है MgCl2, ठीक है, और साथ में H2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। मैग्नीशियम तो ठीक है, Cl, क्लोरीन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब आप चाहो तो ये टेबल फिर से बनाओ, ना चाहो तो मत बनाओ, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिख रहा है अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो बैलेंस हो रही है रिएक्शन। बट कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी, तो वो आप जरूर बना करके देखें, ठीक है, जिससे आपका कोई भी गलत होने के चांसेस ना रह जाए, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। एक रिएक्शन
अगर आप करके दिखाओ मुझे, जो कि है ये कैल्शियम कार्बोनेट है ना, इसको डिकम्पोज करेंगे CaO CO2, ठीक है। या ये छोड़ो, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन मीथेन है, CH4 है, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हुआ तो बेटा ये बनेगा CO2 और H2O, ठीक है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अगर है तो ठीक, नहीं तो करके दिखाना है आपको। दिस इज योर होमवर्क। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपना एक टॉपिक जो कि हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं हमने इससे एडवांस सीख लिया है। अब एक टॉपिक है जिसको कहते हैं बैलेंसी, ठीक है, जो कि बहुत हाइप्ड वाला टॉपिक है। आई मीन हाइप बनी रहती है कि बैलेंसी क्या है, बैलेंसी क्या है, बैलेंसी क्या है। चलिए आइए सीखते हैं। इसीलिए मैंने पीछे आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा बैलेंसी के बारे में। तो एक हेडिंग डालती हूँ मैं, बैलेंसी, फिर हम आएंगे डेफिनेशन पे पीछे, ठीक है, पीछे वाला पढ़ लेंगे। बैलेंसी बेटा आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। वो दोनों तरीके क्या हो सकते हैं वो समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बात है कि अगर आप बैलेंसी निकाल रहे हो किसी भी चीज की, तो आपको दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तभी बता पाओगे जब आपको एटॉमिक नंबर बताओ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एटॉमिक नंबर आपको याद करने हैं, एटॉमिक नंबर्स, जिससे आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। एटॉमिक नंबर्स याद कर लो, एटलीस्ट 1 से 30 तक याद कर लो, जिंक तक, ठीक है। अब जब आपको एटॉमिक नंबर याद हो गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आ जाएगा आपको। बना के सभी का देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ईजी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 1 से 30। जब आपने देख लिया तो आपको एक सिंपल सा मेथड में बता रही हूँ कि होता क्या है कि जब भी आप कभी वैलेंसी निकालते हो, वैलेंसी होती क्या है, जैसे अगर मैं देखूं लिथियम, तो लिथियम की एटॉमिक नंबर होता है 3। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बीच में न्यूक्लियस है और इसमें शेल्स कितनी चाहिए होंगी? K में 2, L में 1, यानी 2 शेल्स चाहिए होंगी। तो K शेल में 1 और 2 और L शेल में 1, यही तो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा लिथियम का। अब मैं तुमसे ये कह रही हूँ बेटा कि अगर मैं बोलूं कि इसकी वैलेंसी बताओ तो कितना इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है। आप सबसे पहले ये बताओ ये कौन सा शेल है। कोई भी जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट, उसी को ही कहते हैं बैलेंस शेल, ठीक है। और बैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी होता है कितना है? 1 है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is equals to valency when number of valence electron is equals to 1 या 2 या 3, यानी 1 से 4, 1 to 4 सॉरी। अगर किसी के बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक है तो उसकी बैलेंसी भी वही हो जाएगी एज इट इज, ठीक है। यानी आपको ध्यान देना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू वैलेंसी व्हेन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1 to 4। सिंपल सी बात मैंने लिख दी है। लेकिन अगर आपके पास में 4 से ऊपर हो, यानी 5 से 8 तक का हो अगर, ठीक है, 5 to 8 हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? देन अप्लाई अ रूल जो 8 - n होता है, वेयर n इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या करोगे? 8 - n, यानी कि आप क्या करोगे? 8 - n कर दोगे। अगर जैसे मेरे पास में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर चलते हैं कि मेरे पास में एक एटम है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम होता है 12। मैंने एटॉमिक नंबर याद था, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है 28,2 282, ठीक है। इसमें बैलेंस, अच्छा इसमें तो बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2 ही है तो इसकी तो बैलेंसी 2 ही हो जाएगी। तो ये तो समझ में आ गया। कुछ और हायर लेते हैं, जैसे कि मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन ले लेती हूँ, ठीक है, 7। आई थिंक इसका तो होगा ना 2,5, हाँ सही है, 2,5। 2 से ही स्टार्टिंग होती है, फिर बाद में आप 8 तक फिलअप करते हो, ठीक है। तो 2,5 है। अब बेटा 2,5 2 क्यों होती है आपको पता है ना? जो बोर एंड बरी ने स्कीम दी थी 2n², यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी शेल में, ठीक है। तो n क्या होता है? शेल का नंबर। ये सब पता होना चाहिए आपको, पता मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया है। तो 5 जो है, 5 क्या हो गया? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये तो ज्यादा है ना 4 से, तो 8 - n रूल लगा दो बेटा, 8 - n, तो क्या आ जाएगा? 8 - 5, यानी आ जाएगा 3। तो 3 क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई, यानी कि जो वैलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो कितनी होती है? 3। अब इसका दूसरा मतलब समझते हैं। जैसे सपोज नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी निकल करके आई? 2,5 से
3 निकल के आई वैलेंसी, 3 वैलेंसी। अब इसका दूसरा मतलब समझ करके देखो, ये वाला तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि 3 वैलेंसी का मतलब ये हुआ, जैसे नाइट्रोजन है तो अब नाइट्रोजन के पास में आटोम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, इसको चाहिए 3 और इलेक्ट्रॉन। या तो ये 3 ले ले या 5 दे दे, 5 देना कठिन है, टफ है, 3 लेना ज्यादा आसान है, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो वही तो कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड और डोनेटेड जितने भी होते हैं उन्हीं से बैलेंस डिसाइड हो जाती है। ये भी डेफिनेशन आपने कहीं कहीं देखी होगी। तो वही है, या तो आप ऐसे करो, या तो आप ऐसे करो, या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। चलो, तो आपकी वैलेंसी की इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अब आप ये समझ सकते हो, आपको दोनों तरीके से मैंने बता दिया। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग पावर यानी कोई भी एलिमेंट कितने और से कंबाइन कर सकता है, यानी कितनी की भी नीड होगी। जैसे नाइट्रोजन को 3 की नीड है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने कंबाइनिंग पावर का मतलब है इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो अगर कोई एक एटम दे रहा है तो उसके लिए इनफ है, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ मेनी बॉन्ड्स एन एटम कैन मेक। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 की नीड होती है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है। भाई 3 बॉन्ड बनाने का क्या मतलब है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन फ्री रखे हुए हैं, ठीक है। और सॉरी 5 है आउटरमोस्ट शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, 1 2 3 4 5। तो अगर ये क्या करे, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले तो उसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 से बनाएगा ना, तो 1 2 3, इसीलिए आपको दूसरा अगर N आ जाए तो ये इस तरीके से N2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, और इसीलिए ये 3 बॉन्ड से दिखाया जाता है, 3 बॉन्ड होते हैं इसके बीच में। तो बॉन्ड भी यहाँ पर जो है पता लग जाते हैं हमें। अब आते हैं कॉमन बैलेंसेस जो आपको याद ही होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 30 तक आपको याद हो जाना चाहिए, जिंक तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यूज ए वैलेंसी टू राइट फॉर्मूला। वैलेंसी से कैसे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जैसे सोडियम की 1 होती है, ऑक्सीजन की 2, तो हमने लिख दिया Na2O। क्रिस क्रॉस लगा देंगे, NaO। सोडियम ऑक्साइड जो है कैसे निकालेंगे, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, क्रिस क्रॉस कर दो, Na2O, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यूज्ड बाई साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें होता क्या है कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो बैलेंसी आप पढ़ रहे हो या जो चीजें आप पढ़ रहे हो, इवन बैलेंसी जो आप पढ़ रहे हो, इसको खूब यूज किया गया। यूज्ड बाई साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हेल्प इन राइटिंग रिएक्शन क्लियरली। रिएक्शन को क्लियरली लिखा जा सका जब हमें ये सब पता चल पाई चीजें। सेव्स टाइम बाय यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूला। बैलेंसी की वजह से सिंबल एंड फॉर्मूला से निकाल पाए हम और हमारा समय सेव हुआ। मेक्स लर्निंग एंड टीचिंग केमिस्ट्री ईजियर, यूज्ड इन लैब्स, इंडस्ट्रीज, मेडिसिन एंड एजुकेशन। मतलब कितना क्या क्या फायदा हुआ ये आपने देखा, मजा आ गया है ना आपको भी। चलिए तो आगे चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री इज अ स्मार्ट एंड साइंटिफिक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट सब्सटेंस आर मेड ऑफ एंड हाउ दे रिएक्ट। लर्निंग टू यूज केमिकल सिंबल, फॉर्मूलाज एंड इक्वेशन हेल्प स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेटली। अगर हमें केमिकल इक्वेशन नहीं पता होती, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला ही नहीं पता होता, तो हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाते। इक्वेशन नहीं लिखते तो हम बस रटते रह जाते नाम से, ठीक है। इट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल केमिस्ट्री लर्निंग। इसीलिए यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा। आगे चल करके जितने चैप्टर पढ़ोगे वो इन पर आधारित होंगे, यानी इन पर बेस्ड होंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप समझ लेते हैं लास्ट हमारा जो एग्जाम फोकस है, यानी उस पर ध्यान देते हैं। एग्जाम फोकस के हिसाब से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। तो जैसे मैंने आपको कंपाउंड और एलिमेंट के लिए बताया था, सेम ऐसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। आपको पता होने चाहिए सभी के एटॉमिक नंबर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अच्छा, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं वो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ लिया है, मास नंबर आपने पढ़ लिया है। फिर आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ, बैलेंसिंग आना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। एक तो बैलेंसिंग आती है, ऊपर से कभी कभी आपसे ये पूछते हैं, आपको वर्ड इक्वेशन दे दी गई है, आपको इक्वेशन लिखनी है, राइट इक्वेशन लिखनी है ना। आपको डायरेक्ट बैलेंसी से क्वेश्चन आ जाता है। तो बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ा दिए और आप पढ़ चुके हो जिससे आपका सीधा सीधा आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन काफी अच्छे समझना चाहिए। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, ठीक है। राइट द केमिकल फार्मूला 1 मार्क्स में आपको मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, ठीक है।
तो दिस इज व्हाट अबाउट ऑफ कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। जस्ट कमेंट बिलो एंड टेल मी व्हाट यू नीड नाउ। और आपको क्या चाहिए, आपको एग्जाम के लिए जो कुछ भी चाहिए, जस्ट कमेंट बिलो, कमेंट कर दो मेरे लिए और मुझे बताओ कि व्हाट यू नीड। मैं उस पर आती हूँ और उसको बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। जस्ट टेल मी कि आपको किस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अदर में, कि मैम आप मेरे लिए ये बना दीजिए, आप मैम मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।